नमस्कार, KTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं माधवी और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की हुई पूजा अर्चना, भक्त मां के दर्शन कर हुए निहाल। IIT BHU में सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास करने वाले भाजपा के IT सेल के 3 पदाधिकारियों को किया गया बेल पर रिहा। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में नवरात्रि के शुभ पर्व पर मां दुर्गा की स्थापित की जा रही विशाल प्रतिमा। और यूपी के टूरिज्म डिप्टी डायरेक्टर ने वाराणसी में विदेशी पर्यटकों का किया जोरदार स्वागत। अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की हुई पूजा अर्चना, भक्त मां के दर्शन कर निहाल हुए। वाराणसी में शारदीय नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के प्रति श्रद्धालुओं की अपार आस्था देखने को मिली। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। माता ब्रह्मचारिणी, जिन्हें देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप माना जाता है, उनकी पूजा का विशेष महत्व है। श्रद्धालु अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए माता का आशीर्वाद लेने आए थे। भक्तों ने फूल, माला, फल और अन्य धार्मिक सामग्री अर्पित कर माता की आराधना की। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मंदिर के पुजारियों ने विशेष पूजा अर्चना कर भक्तों को माता का आशीर्वाद दिलवाया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भक्ति और उत्साह ने वाराणसी के धार्मिक माहौल को और भी पवित्र बना दिया है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर भक्तों की यह भीड़ दर्शाती है कि धार्मिक आस्था और परंपरा आज भी समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। गुरु जी, इसका दर्शन का क्या महत्व है? ऐसा है कि शारदीय नवरात्र में द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन का महत्व है और आज इनका दर्शन पूजन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। कहा गया है कि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। इनका दर्शन करने से विद्या की प्राप्ति होती है, यश मिलता है, धन की प्राप्ति होती है और स्वरूप आदमी स्वस्थ रहता है। और कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। इनका दर्शन पूजन करने से भगवती की कृपा से शक्ति प्राप्त होती है। जिस शक्ति के कारण हम चलायमान होते हैं, वो शक्ति प्राप्त होती है भगवती का दर्शन पूजन करने से। गुरु जी, कहा भी ये भी जाता कि हाँ, वो ऐसा है कि जब ये 7 वर्ष की अवस्था थी तब इन्होंने भगवती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या किया और तपस्या बहुत कठोर किया है, जिसके कारण तीनों लोगों में इनका ताप सहन नहीं हो रहा। सब त्राहिमाम हो गए, बहुत घबरा गए कि क्या बात है, भगवती ऐसा कठोर तप कर रही है जिसके कारण से त्रैलोक से पूरा हिलने लगा है। तो भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद भगवती ने जो उनकी मनोकामना थी कि इनको पति स्वरूप प्राप्त करने के लिए इतना तपस्या किया था भगवती ने, इसलिए भगवान शिव ने इनको वरदान दिया कि जल्द से जल्द जितना समय होगा उस पश्चात उनका विवाह उससे। IIT BHU में सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास करने वाले भाजपा के IT सेल के 3 पदाधिकारियों को बेल पर रिहा किया गया। IIT BHU में पिछले साल भाजपा के IT सेल के 3 पदाधिकारियों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के प्रयास करने वाले लोग बेल पाकर रिहा हो चुके हैं। तो वहीं पीड़िता के न्याय हेतु आवाज उठा रहे BHU के 13 छात्र, जो लगातार वर्तमान सरकार से महिला उत्पीड़न के सवाल पर प्रश्न कर रहे थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उक्त संदर्भ में विविध छात्र एवं सामाजिक संगठनों सहित बनारस की सामाजिक सरोकार से जुड़े नागरिक समाज की आवश्यक बैठक आज भारत माता मंदिर सिगरा पर आहूत की गई। इसी क्रम में आज वाराणसी के विधिक संगठनों व छात्र संगठनों व अन्य छात्र संगठनों से जुड़े पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। पदाधिकारी ने आगामी इस मुद्दे को आगे बढ़ाने को लेकर छात्रा को न्याय दिलाने व BHU में निष्कासित छात्राओं के साथ न्याय देने के लिए आगामी रणनीति पर चर्चा की।
सभी छात्र संगठनों ने बैठक में निर्णय लिया कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी क्रम में पिछले एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री कार्यालय पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया ताकि छात्रों के हित में निर्णय हो सके। आगामी विरोध प्रदर्शन को धारदार करने के लिए हम सभी संगठनों के द्वारा महापंचायत कर बड़ी बैठक की जाएगी और जल्द ही बीएचयू में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर बड़ा आंदोलन कर हम लोग पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाएंगे। लेकिन जरूरी है कि बीएचयू और बनारस से एक प्रतिरोध जाए और एक गैदरिंग हो ताकि कितने लोगों का निलंबन हुआ है और आज किस तरह की बैठक है? देखिए, जो 13 लोगों का निलंबन हुआ है उसमें आज बनारस के जितने भी छात्र नेता और तमाम यूनिवर्सिटी जो भी बनारस में हैं उन यूनिवर्सिटी के छात्र नेता आज बैठे हैं और जिस तरह से छात्रों को दबाने का काम किया जा रहा है, मौजूदा हर यूनिवर्सिटी की वीसी कर रही है, उसी के बिहाफ पे एक महापंचायत बुलाने का आह्वान हो रहा है कि एक महापंचायत हो और इस ना सिर्फ वीसी को बल्कि इस सरकार को जवाब देने के लिए एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी? आंदोलन की रूपरेखा जल्दी आने वाले समय में वो कर दी जाएगी, लेकिन अभी तत्काल हम लोग आने वाले समय में एक महापंचायत और मसाल जुलूस और एक बड़ा आंदोलन सिंह द्वार पे करने कौन लोग शामिल हो सकते हैं इसमें? हमारे अजय राय जी हो सकते हैं, शिवाई के तमाम पदाधिकारी नेशनल हैंडल से हो सकते हैं, आयशा के तमाम पदाधिकारी हो सकते हैं और उसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और तमाम बनारस के विश्वविद्यालयों के तमाम छात्र नेता जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है कि वो अपने जूनियर्स का साथ दे करके इस तरह के तानाशाही रवैये से उन्हें निकाले, वो सब शामिल होंगे। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में नवरात्रि के शुभ पर्व पर मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा स्थापित की जा रही है। वाराणसी के सनातन धर्म इंटर कॉलेज नई सड़क में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिसकी पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। आयोजक सूरज जायसवाल ने बताया कि इस वर्ष बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित की जा रही है जो भक्तों के आकर्षण के केंद्र होंगे। हमारे पंडाल में आकर्षक विद्युत झालरों सहित फूलों से सजावट कर पूरे पंडाल को एक नया रूप देने की तैयारी है। पूरे मैदान में भारी भीड़ को देखते हुए बैरिगेटिंग सहित सीसीटीवी कैमरा, फायर सहित सारे संसाधन रहेंगे। एक प्रवेश और दूसरा निकासी द्वार बनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ हमारे वॉलंटियर भी हर दिन लगे रहेंगे। जी, इस बार क्या खास लेकर के आ रहे हैं आप लोग? इस बार विशेष खास लेकर आ रहे हैं क्योंकि हम लोग पूरा पंडाल शीशे का बना रहे हैं और शीश महल जयपुर का बना रहे हैं। तो मूर्ति की क्या वो रहेगी? मूर्ति किस तरह की? प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा हमारे पूजा पंडाल में जो कि 24 फीट की है। क्या खास है उसमें 25 फीट का हम एक शिवलिंग बना रहे हैं और उसमें माँ दुर्गा प्रकट होंगी शिवलिंग से। आपके यहाँ भारी भीड़ होती है, उसको देखते हुए आपने क्या व्यवस्था? हमने बैरिकेडिंग की पूरी व्यवस्था रखी हुई है, सीसी कैमरे लगाए हुए हैं, पानी बालू जो भी प्रशासन की गाइडलाइन है हमने सारी व्यवस्था की है। पंडाल के अंदर भी भीड़ होती है तो हम अंदर की क्या व्यवस्था प्रशासन द्वारा किस तरह की आप लोगों को? प्रशासन जो व्यवस्था देती है वो तो अच्छी देती है, लेकिन हमारे भी 200 वॉलंटियर हैं जो दर्शनार्थियों को दर्शन कराते हैं अच्छे से। और बिजली वगैरह की क्या सजावट क्या है व्यवस्था? हर साल की तरह इस साल भी सजावट हो रही है और पिछले साल से अच्छी सजावट इस साल होने जा रही है। बैरिकेडिंग वगैरह भी आप लगा रहे हैं? सब हम लोग बैरिकेडिंग पूरा लोहे के एंगल से ही पूरी बाहर से लेके अंदर तक लोहे की बैरिकेडिंग हमारी रहती है। मतलब अंदर के लिए और आउट के लिए किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, जेंट्स पुरुष के लिए अलग व्यवस्था है। जिस रास्ते से आप पंडाल में प्रवेश करेंगे कृपया उस रास्ते से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, निकलने का रास्ता दूसरा बनाया गया है। सीसी कैमरा वगैरह सारे कैमरे लगेंगे, 8 कैमरे लगेंगे और हमारे विद्यालय में भी 8 कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, 8 कैमरा समिति लगवाएगी। और फायर ब्रिगेड वगैरह की क्या? वो हम लोग पानी बालू हर एक चीज फायर वगैरह का सारा व्यवस्था अपने पूजा पंडाल में रखे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता काशी से जनता से हम यही कहना चाहते हैं, जो जनता बंगाल में दुर्गा पूजा देखने जाती है वो हमारे बनारस में ही देखे। हम उससे अच्छा, उससे बढ़िया, उसी झलक, उसी बंगाल के तर्ज पे हम लोग अपने पूजा पंडाल में इस बार दशहरा मनाएंगे। तो यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी के टूरिज्म डायरेक्टर ने वाराणसी में आए विदेशी पर्यटकों का जोरदार स्वागत किया। उत्तर प्रदेश टूरिज्म के डिप्टी डायरेक्टर RK रावत ने महाराजा ट्रेन से आए विदेशी सैलानियों का स्वागत किया। परंपरागत तरीके से ट्रैवल एसोसिएशन के नेतृत्व में ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के साथ तिलक लगाकर शंखनाद की ध्वनि से उन्हें वाराणसी के आध्यात्मिक स्वरूप का एहसास कराया। ढोल नगाड़े के साथ विदेशी मेहमानों के स्वागत में फूलों की वर्षा कर रेड कारपेट बिछाए गए। यह ट्रेन की जर्नी दिल्ली, जयपुर, आगरा, खजुराहो होते हुए वाराणसी पहुंची। विदेशी सैलानियों ने होटल ताज में लंच के बाद सारनाथ में भगवान बुद्ध की विशेषताओं को जानेंगे। उसके बाद गंगा आरती का अवलोकन करेंगे। काशी की यात्रा पूरी करने के बाद यह विदेशी सैलानी अपने गंतव्य को वापस लौटेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप उत्तर प्रदेश टूरिज्म के डिप्टी डायरेक्टर RK रावत, रेलवे वरिष्ठ अधिकारी एवं ट्रैवल एसोसिएशन के डायरेक्टर अभिषेक सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आज महाराजा एक्सप्रेस जो बनारस आई है, इसमें करीब 22 पैसेंजर जो फॉरेनर्स हैं वो बनारस आए हैं। इसमें ये यहाँ पर सबसे पहले तो उनको ताज में लंच के बाद वो सारनाथ जो इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट है उसके बारे में देखेंगे। वहाँ स्तूपा, म्यूज़ियम, इन प्लेस का विज़िट करेंगे। देन आफ्टर वो घाट पे आएंगे। घाट पे आरती और जो बनारस का घाट जिसके लिए फेमस है बनारस, उसका वो विज़िट करेंगे। ये सारा प्लान है और उसी के क्रम में आज हम लोग अभी जस्ट टूरिस्ट को विज़िट करके टूरिस्ट के साथ उनके साथ इंटरेक्शन करके उनका वेलकम करके उनको ताज के लिए रवाना किया गया है। आपकी तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म या स्टेट गवर्नमेंट ये कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसमें आने वाले टूरिस्ट को हम सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। सारनाथ में हमारे टूरिस्ट गाइड लगे हुए हैं जो उनको पूरा सारनाथ के बारे में ब्रीफ करेंगे। इसके अतिरिक्त जो घाट पे टूरिस्ट आएंगे, जो घाट विज़िट करेंगे, वहाँ पर भी एक टीम है जो उनको पूरे बनारस के बारे में बताएगी, घाट के हिस्ट्री के बारे में बताएगी। यहाँ क्या क्या चीज़ें, जैसे आने वाले समय में देव दीपावली है, उसके बारे में भी हम इन्हें बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट बनारस में विज़िट करने आएँ। टूरिस्ट जो हैं वो फॉरेनर्स हैं, सेफ्टी के रिगार्ड्स क्या क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं? सेफ्टी के रिगार्ड सारी व्यवस्थाएँ हैं, एज़ पर नॉर्म सारी व्यवस्थाएँ हैं। जैसा कि यहाँ से अभी ताज होटल के लिए गए हैं तो प्रोटोकॉल है, उसके तहत सिक्योरिटी के तहत इनको गाड़ी से ले जाया गया है और हर एक कदम पे सारी सेफ्टी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। किस तरह से यहाँ पर स्वागत हुआ है? और हाँ, बनारस आने वाले टूरिस्ट को सबसे पहले आपने देखा होगा कि परंपरागत तरीके से यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ उनका वेलकम किया गया है। उनको अंग वस्त्र पहनाते हुए, उनको तिलक और माला पहनाते हुए एक वेलकम किया गया है और ये एक परंपरागत तरीका है बनारस में आने वाले टूरिस्ट को वेलकम करने का, जो टूरिस्ट को बहुत ही लुभाता है और उन्होंने बड़ा ही अच्छा फील किया है। यहाँ बड़ा गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया है। ट्रेन में आपने विज़िट किया, क्या फील आया, क्या देखा? देखिए, ट्रेन, महाराजा ट्रेन का भी हम लोगों ने विज़िट किया है। यहाँ जो प्रेसिडेंशियल सूट है या यहाँ जो वेटिंग लाउंज है, ये सब बहुत ही स्पेशल है और निश्चय ही इसमें सफ़र करने पे एक
आनंद की अनुभूति होती है। बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन है अंदर, एक फ़ील के साथ है। जैसे आप इसमें विज़िट करेंगे तो इनका लाउंज या इनका सिटिंग प्लान या इनका बेडरूम एक थीम के साथ है जो बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत ही साफ़ सफाई के साथ, बहुत ही सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और निश्चय ही टूरिस्ट को ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही लुभा रहा है। क्या था इस आयोजन में, किस किस तरीके की व्यवस्थाएं आपकी ट्रैवलर्स की तरफ से? हम लोग की तरफ से महाराजा की हर साल की भांति जिस तरह से ये पूरे इंडिया के सबसे लग्जरी ट्रेन है, इसका स्वागत भी उसी लग्जरी अंदाज में होता है। हर तरह से ढोल नगाड़े के साथ रेड कारपेट से इन लोग का वेलकम होता है। इन लोग को अंग वस्त्र से लेके पुष्प द्वारा इन लोग की वो की जाती है वेलकम यहाँ पे। लोग जानना चाहेंगे कि महाराजा एक्सप्रेस क्या है? महाराजा एक्सप्रेस इंडिया की सबसे लग्जरी ट्रेन है। महाराजा एक्सप्रेस जिस तरह से सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं, दुनिया के सबसे जो एलीट क्लास है वही इसका टिकट भी परचेज करती है। कबीर चौरा स्थित कबीर मठ के संत विवेक दास आचार्य पत्रकारों से रूबरू हुए। कबीर मठ मुलगादी कबीर चौरा वाराणसी कबीर साहब की कर्मभूमि और साधना स्थली है। काशी में कबीर मठ काशी नरेश के समानांतर विशाल परंपरा है। कबीर साहब ने मध्यकाल में यहीं से भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। यह भक्ति आंदोलन देश के कोने कोने में फैला था। इसलिए भी इस भक्ति आंदोलन में 300 से अधिक गरीब, दलित, पीड़ित और उपेक्षित परंपरा के लोग शामिल होकर कबीर साहब की विचारधारा को जन जन में पहुंचाने और फैलाने का काम किया। इसी वजह से कबीर पंथ की परंपरा देश और दुनिया में स्थापित है। यह बातें विवेकदास आचार्य ने प्रेस वार्ता के दौरान कही और उन्होंने आगे कहा कि शिवपुर में बहुत पहले से कबीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की परियोजना थी, जिसे कई कंपनियों ने इसके निर्माण के लिए अनुबंध किया था, लेकिन किसी कारणवश हॉस्पिटल की शुरुआत नहीं हो सकी और अधूरी रह गई। जिस अधूरे कार्य का पुनः शुभारंभ करने की बात कहने हेतु प्रेस वार्ता की एवं भूमाफियाओं द्वारा जमीन पर कुदृष्टि बनाने पर उसे कब्जे में लेने के मामले में शासन व प्रशासन के समक्ष न्याय की गुहार लगाने की बात भी कही। पत्रकार बुलाया कि साहब इन दिनों में आपको मालूम है कि मुझे माफियाओं ने 3-4 महीना जेल में रखा था। जेल के बाद मैं बीमार हो गया था, 3-4 महीना मैं हॉस्पिटल में था, बीएचयू में भर्ती था, आया हूँ। इसी बीच में कुछ घटना हुई है और घटना को उन्होंने मीडिया तंत्र, मीडिया कहते हैं कि सोशल मीडिया वालों ने, मीडिया में तो अभी कोई बड़े अखबार में कोई खबर नहीं आई, तो सोशल मीडिया में इतना प्रोपेगेंडा फैला है कि विवेक दास कौड़ी के भाव मठ की ज़मीन बेच रहे हैं। आप ये हमारे रिलीज पढ़िए, मैं देश और दुनिया में कबीर मठ के लिए इतनी संपत्ति अर्जन की है कि उसका मूल्य नहीं है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो ट्रिनिडाड हो, चाहे वो पटना हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, अरबों की संपत्ति अर्जन करके मठ को जोड़ा है। तो इसलिए हमें बताना चाहते हैं कि हम दुनिया में इतना काम किया है, इतना अर्जन किया मठ, और इस मठ को देख लीजिए, जब से मैं 99 हुआ, ये मठ आप यदि पहले आए होंगे तो ये खंडहर जैसा था। आज कम से कम 10,000 1 लाख टूरिस्ट डेली आते हैं इस मठ में। क्या कारण था आपके पीछे पड़ने का लोगों का? पढ़ने का कारण हमारी संपत्ति है। मठ के पास जो 2 संपत्तियां हैं, जो सारनाथ में 12 एकड़ जमीन है, बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, और शिवपुर में 8 एकड़ जमीन है जो बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 2 कंपनियों को अनुबंध किया था। जेल में जाने से काम रुक गया। और सारनाथ में भी विद्यापीठ, जो 300 गरीब संत जो कबीर साहब की परंपरा और उनके इतिहास को लोगों ने गांव-गांव तक पहुंचाया, उन संतों के लिए कोई जानता नहीं, उनकी कविताएं नहीं जानते, उनकी परंपरा नहीं जानते, उनके इतिहास। कौन है वो माफिया जो आपके पीछे इस तरह से पड़ा हुआ है? एक तो तथाकथित संतोष मिश्रा नाम करके आदमी है जो स्कूल के लगा हुआ है, और दूसरा हमारे गुरु भाई एक विचार दास ने बहुत सारी जमीन बेचा, जिसको मैं पिछले 3 बार साल भर जेल में रखा है। वो माफियाओं का हाथ बीत के सारे मैनेज कर रहे हैं। पिछली बार भी जब आप लोगों ने सहयोग किया तो वो भी, जब हम जेल में गए तो आकर के यहाँ चढ़ गए थे पुलिस। तो जब वो माफिया के पीछे पड़े तो इसमें पत्रकारों की कहाँ से आ गई बात कि जो सोशल मीडिया के लोग, आप उनका क्या उद्देश्य आपके पीछे पड़ने का? इसलिए कि हमारा नाम देश दुनिया में इतना है, तो हमारा छोटा जो इसको बनाया है उनका नाम तो कोई जानता नहीं, इसलिए उनके नाम पर जो भी गलतियां हुई है वो हमारे नाम मत्थे या हमारे सिर पर मर करके हाईलाइट कर रहे हैं।
विवेक दास। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल में मरीज के इलाज में हुई लापरवाही, परिजन ने सीएमएस को आप बीती सुनाई। प्रदेश में आयुष्मान योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक कार्ड धारक होने का दावा सरकार करती है। वहीं ज़मीनी हकीकत यह है कि एक ओर जहां निजी अस्पतालों में मरीज को मनमानी तरीके से कार्ड के लाभ से दूर किया जा रहा है, वहीं सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों का मरीजों के साथ सौतेला व्यवहार उन्हें इलाज से दूर कर रहा है। ऐसा ही मामला पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय का प्रकाश में आया है। शिवपुर स्थित काशीराम आवास निवासिनी 65 वर्षीय प्रभावती देवी को उनके पति छांगुर राम ने हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर 29 सितंबर को डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया। चूँकि प्रभावती देवी आयुष्मान कार्ड धारक हैं, तो उन्हें आयुष्मान वार्ड में भर्ती कर चिकित्सक द्वारा इलाज शुरू किया गया और परिजनों से 2 यूनिट रक्त की व्यवस्था करने हेतु कहा। परिजन जब रक्त की व्यवस्था नहीं कर पाए तो उन्होंने सीएमएस डॉक्टर दिग्विजय सिंह को सभी बातों से अवगत कराया। सीएमएस ने उनकी बात सुन 30 सितंबर को 1 यूनिट रक्त ब्लड बैंक से उपलब्ध कराया, परंतु इलाज कर रहे चिकित्सक ने मरीज के स्वस्थ होने से पूर्व ही 1 अक्टूबर की प्रातः अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। परेशान हाल में परिजन पुनः 2 अक्टूबर को सीएमएस के पास पहुंचे और आप बीती सुनाई। मरीज प्रभावती के परिजनों की बात सुन सीएमएस ने उन्हें अस्पताल के आयुष्मान वार्ड में ही रहने व दूसरे चिकित्सक से जांच कराकर समुचित इलाज का भरोसा दिलाया। विदित हो कि उक्त मरीज का इलाज डॉक्टर पीके सिंह फिजिशियन द्वारा किया जा रहा था। उक्त चिकित्सक के खिलाफ लगातार जिला प्रशासन से लेकर सीएमओ व अस्पताल प्रबंधक तक को जानकारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विगत दिनों प्रभारी मंत्री के निरीक्षण व 1 सप्ताह पूर्व सीडीओ हिमांशु नागपाल के निरीक्षण के दौरान भी शिकायतें मिली थी। सर, मेरा नाम जयशंकर भारती है और मैं सोशल वर्कर हूँ और हमारे समधी जो है प्रभावती देवी जो है आयुष्मान भारत के अंतर्गत आयुष्मान वार्ड में भर्ती हैं और होमोग्लोबिन काफ़ी कम था, 5 ग्राम था, तो इसका भर्ती किए हैं पीके सिंह, डॉक्टर पीके सिंह। और उन्होंने 2 बाटल कहा कि खून बहुत ज़रूरी है इसको, नहीं तो मर जाएगी और खून नहीं व्यवस्था करेंगे तो हम डिस्चार्ज कर देंगे। तो कल सर हमने जो है वो आयुष्मान भारत के अंतर्गत कल हमने एक दिन पूर्व मैं सीमत साहब से अपनी परेशानी बताया, तो सीमत साहब ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत निःशुल्क 1 बोतल खून हमको दिए और मरीज को कल चढ़ गया और 1 बोतल आज चढ़ना था। मरीज की भी प्रभावती देवी की तबीयत ठीक नहीं है और 1 बोतल चढ़ना था, लेकिन उन्होंने इसके पूर्व आज के पूर्व कल ही डिस्चार्ज कर दिए, जिससे कि डिस्चार्ज उन्होंने कर दिया। मरीज की तबीयत भी नहीं ठीक है, होमोग्लोबिन 5 ग्राम है और उन्होंने स्टाफ नर्स का ये कहना है कि जब डॉक्टर मेडिसिन या ब्लड लिखेंगे नहीं तो मैं कोई मेडिसिन या कोई हम ब्लड नहीं दे सकते हैं। उन्हीं के खिलाफ ही क्यों जो है अधिकतर शिकायतें मिलती है, ऐसा क्या है रीजन? कई बार जो है आपके अधिकारी, उच्च अधिकारी भी आए, मंत्री भी आए, तो पीके सिंह जो डॉक्टर हैं उन्हीं की ही क्यों हमेशा गलतियां हो या उन्हीं की क्यों होती है और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या रीजन है कि पीके सिंह जो है अभी भी कार्रवाई से बच रहे हैं? देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात हम नहीं करना पसंद करेंगे। जो शिकायतें आती हैं उस शिकायत पे कार्रवाई होती है और उच्च अधिकारियों को भी उसके बारे में बताया जाता है। हम उन पे कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं हैं, लेवल 3 के हैं। उन पे जो भी कार्रवाई होगी वो उच्च अधिकारियों के स्तर से होगी। जहाँ तक शिकायत की बातें हैं, शिकायत और लोगों की भी आती है, इसलिए कोई एक विशेष व्यक्ति की बात करना उचित नहीं होगा। जो शिकायत होती है उसके जो गुण दोष होते हैं उसके आधार पर काम होता है या उस पर कार्रवाई होती है। आप एक अच्छे उस पर बैठे हैं, सीएमएस के बाद आपका ही आता है जो दीनदयाल को ध्यान दे रहे हैं, तो आपको कार्यशैली क्या लगती है कि इनकी कार्यशैली जो भी आप देख रहे हो अदर डॉक्टर्स के अपेक्षा इनकी कार्यशैली क्या आपको अच्छी लगती है? देखिए, हर डॉक्टर का अपना काम करने का एक तरीका होता है। हो सकता है मेरी कार्यशैली किसी को न पसंद आए,
तो अब इस बात पे कंट्रोवर्सी पे हमको नहीं जाना है किसी को ये कहने के लिए कि उनकी कार्रसाई अच्छी है या बुरी है। हम एक ये नहीं है, हम ये है कि जो शिकायत होती है मरीज की होती है, उसके शिकायत के बुंदोज के आधार पे हम लोग जो कंसर्न होते हैं उनसे हम एक स्पष्टीकरण लेते हैं। बहुत समय ये भी होता है कि पेशेंट भी क्या कहते हैं मिसगाइडेड होता है। कभी कभी होते कि चिकित्सक से भी गलतियां हो जाती। गलती एक मानव है, हमसे भी गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। हम परफेक्ट तो है नहीं, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि मरीज को जितना बेहतर सुविधा हम दे सकें वहाँ तक हम लोग करते हैं। उनकी तरफ से इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान ही उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। क्या मामला था? वो प्रभावती आई थी खून की कमी की वजह से, और जब खून की कमी की वजह से आई थी उनको एडमिट किया गया था, और जो उनके परिजन थे उनको बोला गया था कि 2 बोतल उनको खून लगने ये थी एक वो। लेकिन डॉक्टर पीके सिंह साहब ने उस पेशेंट को, ये 29 को पेशेंट एडमिट हुई थी, तो जहाँ तक उसके रिकॉर्ड को देखा गया था 1 तारीख को उन्होंने डिस्चार्ज किया गया था। तो मरीज आए थे ऑफिस में मिलने के लिए सीएमएस साहब से, तो वो असंतुष्ट दिख रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं आप रहिए, आपका इलाज होगा, कोई दूसरे डॉक्टर करेंगे। उनको वहीं रोक करके और फिर हम लोगों ने इलाज करवाया। 2 ब्लड उनको दिया गया, 2 यूनिट दिया गया, एक तारीख को दिया गया और एक फिर पुनः 2 तारीख को दिया गया। लेकिन उनका आरोप है कि पीके जो डॉक्टर्स हमको हैंडल कर रहे थे वो उनके लापरवाही की वजह से हमको जो है तुरंत डिस्चार्ज कर दिया गया, इलाज नहीं किया गया, क्योंकि मैं आयुष्मान कार्ड का धारक हूँ, इस वजह से। अब देखिए लापरवाही हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि देखिए हर डॉक्टर का अपना अपना परसेप्शन होता है किसी डिजीज़ के बारे में। हम उसी डिजीज़ के बारे में कुछ और सोचते हैं और दूसरे डॉक्टर उसको कुछ और सोचते हैं। मतलब इस चीज़ है कि मरीज के इलाज से मतलब है, उसके ठीक होने से मतलब है। हम सभी लोग जो यहाँ पर हैं कोई इंडिविजुअल नहीं है, पूरा एक टीम वर्क है। यदि मरीज असंतुष्ट हुआ, मेरे पास आया, प्रशासन के पास आया, तो मेरे पास एक उसका कर्तव्य बनता है कि उसके इलाज को हम अंजाम तक पहुँचाएँ। और इसी तहत हमने उनको कहा कि आप अभी डिस्चार्ज नहीं होंगे, आप रहेंगे और आपका इलाज होगा। उनका इलाज हुआ, 2 बोतल खून भी चाहिए उनको, और वो अब धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। बात है कि जहाँ तक डॉक्टर पीके सिंह की बात है, उनसे इस बारे में बातचीत होगी, पूछा जाएगा कि आखिर किन कंडीशंस में आपने जो उनको रेफ़र किया, या आपके दिमाग में क्या बात आई कि उन्होंने रेफ़र किया। तो इसमें ये प्रक्रियाधीन है, उनसे बातचीत होगी, उनसे एक्सप्लेनेशन वगैरह भी लिए जाएंगे, और फिर जैसा उनका एक्सप्लेनेशन आता है उसी हिसाब से आगे। उन्हीं के खिलाफ ही क्यों जो है अधिकतर शिकायतें मिलती है? ऐसा क्या है रीजन? कई बार जो है आपके अधिकारी, उच्च अधिकारी भी आए, मंत्री भी आए, तो पीके सिंह जो डॉक्टर हैं उन्हीं की ही क्यों हमेशा गलतियां हो, या उन्हीं की क्यों होती है, और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या रीज़न है कि पीके सिंह जो है अभी भी कार्रवाई से बच रहे हैं? देखिए हम किसी व्यक्ति विशेष की बात हम नहीं करना पसंद करेंगे। जो शिकायतें आती हैं उस शिकायत पे कार्रवाई होती है, और उच्च अधिकारियों को भी उसके बारे में बताया जाता है। हम उन पे कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं हैं, लेवल 3 के हैं। उन पे जो भी कार्रवाई होगी वो उच्च अधिकारियों के स्तर से होगी। जहाँ तक शिकायत की बातें हैं, शिकायत और लोगों की भी आती है, इसलिए कोई एक विशेष व्यक्ति की बात करना उचित नहीं होगा। जो शिकायत होती है उसके जो गुण दोष होते हैं उसके आधार पे काम होता है या उस पर कार्रवाई होती है। आप एक अच्छे उस पर बैठे हैं, सीएमएस के बाद आपका ही आता है जो दीनदयाल को ध्यान दे रहे हैं, तो आपको कार्यशैली क्या लगती है कि इनकी कार्यशैली जो भी आप देख रहे हो अदर डॉक्टर्स के अपेक्षा इनकी कार्यशैली क्या आपको अच्छी लगती है? देखिए हर डॉक्टर का अपना काम करने का एक तरीका होता है। हो सकता है मेरी कार्यशैली किसी को न पसंद आए, हाँ, तो अब इस बात पे कंट्रोवर्सी पे हमको नहीं जाना है किसी को ये कहने के लिए कि उनकी कार्यशैली अच्छी है या बुरी है। हम एक ये नहीं है, हम ये है कि जो शिकायत होती है मरीज की होती है, उसके शिकायत के बुंदोज के आधार पे हम लोग जो कंसर्न होते हैं उनसे हम एक स्पष्टीकरण लेते हैं। बहुत समय ये भी होता है कि पेशेंट भी क्या कहते हैं मिसगाइडेड होता है। कभी कभी होते कि चिकित्सक से भी गलतियां हो जाती। गलती एक मानव है, हमसे भी गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। हम परफेक्ट तो है नहीं, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि मरीज को जितना बेहतर सुविधा हम दे सकें वहाँ तक हम लोग करते हैं। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की हुई पूजा अर्चना, भक्त मां के दर्शन कर हुए निहाल। आईआईटी बीएचयू में सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास करने वाले भाजपा के आईटी सेल के 3 पदाधिकारियों को किया गया बेल पर रिहा। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में नवरात्रि के शुभ पर्व पर मां दुर्गा की स्थापित की जा रही विशाल प्रतिमा। और यूपी के टूरिज्म डिप्टी डायरेक्टर ने वाराणसी में विदेशी पर्यटकों का किया जोरदार स्वागत। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।